नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक में नहीं थम रहा असंतोष, सीएम बीएस येदियुरप्पा को बदलने की बार बार हो रही है मांग। जी हां दोस्तों, बीजेपी कर्नाटक में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच लगातार सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है, लेकिन फिर भी यहां बार बार मुख्यमंत्री को बदलने की मांग चल रही है। कर्नाटक के वरिष्ठ मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा है कि पार्टी के भीतर का एक धड़ा मानता है कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को हटाया जाना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह का राज्य का 3 दिवसीय दौरा शुरू हुआ है। इस बीच भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा है कि नेतृत्व परिवर्तन का तो सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा अगले 2 साल तक पद पर बने रहेंगे, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने यह स्वीकार किया है कि पार्टी के भीतर के कुछ लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आप जो कह रहे हैं वह सही है। कुछ लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें बने रहना चाहिए। कुछ लोग दिल्ली से होकर आए हैं। अरुण सिंह के कर्नाटक दौरे से बीजेपी नेताओं को उम्मीद जगी है कि खींचतान खत्म हो सके। अरुण सिंह मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से मिलकर उनकी राय जानेंगे और इस बारे में केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दक्षिण अफ्रीका पर मंडराया कोरोना वायरस की तीसरी लहर का साया, पाबंदियों को और सख्त करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाई पाबंदियां और सख्त करने की घोषणा की है। रामाफोसा ने मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के 9 में से 4 प्रांतों में महामारी की तीसरी लहर के मामले आने पहले ही शुरू हो गए और अन्य प्रांतों में भी संक्रमण फैल रहा है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सबसे अधिक असर आर्थिक केंद्र गाउतेंग प्रांत पर पड़ा है। देश में पिछले हफ्ते आए संक्रमण के मामलों में 40% वृद्धि के 2/3 मामले इसी प्रांत से सामने आए हैं। प्रांत में कोविड-19 से मर रहे लोगों की औसत संख्या बढ़कर 48% हो गई है। रामाफोसा ने कहा है कि ऐसी आशंका है कि कुछ दिनों में गाउतेंग में नए मामले दूसरी लहर के सर्वाधिक मामलों की संख्या का आंकड़ा पार कर लेंगे। हमें लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत निर्णायक कदम उठाने होंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, भारत को तेज वैक्सीनेशन की जरूरत, भाजपा के झूठे दावों से नहीं चलेगा काम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश को तेज और पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव की जरूरत है। देश को भाजपा के झूठे दावों की जरूरत नहीं है। भाजपा सिर्फ झूठे स्लोगन के जरिए वैक्सीन की किल्लत को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज सुधारने में लगी हुई है। इसी वजह से देश में दूसरी लहर इतनी खतरनाक हुई और लाखों निर्दोष लोगों की जान गई। इससे पहले 28 मई को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए प्रधानमंत्री की नौटंकी जिम्मेदार है। वे कोरोना को समझ ही नहीं पाए। देश में जो डेथ रेट बताई गई है वह भी झूठ है। सरकार को सच बोलना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। किसानों को बड़ी राहत, मोदी सरकार ने डीएपी खाद पर बढ़ाई 700 रुपए की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने डीएपी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी रेट में 700 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी की है। अब डीएपी की प्रति बोरी की कीमत 2400 रुपए होगी। इससे पहले ये किसानों को 500 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी में की गई इस बढ़ोतरी से राजकोष पर 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इसकी जानकारी खुद केमिकल और फर्टिलाइजर राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। आपको बता दें कि यूनियन कैबिनेट ने फर्टिलाइजर विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें फास्फोरस और पोटास आधारित फर्टिलाइजरों की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। यह सिफारिश 2021-22 के लिए की गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली
अगली खबर, कोविन पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, अब आप सीधे सेंटर पर जाकर लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। इसको लेकर देश भर में कोरोना टीकाकरण चलाया जा रहा है। देश में सभी वर्ग के लोग वैक्सीन आसानी से लगवा सकें, इसके लिए सरकार ने टीकाकरण के नियमों को और आसान बना दिया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सुविधा देते हुए कोविन पर रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब कोई भी शख्स अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र जाकर केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि कोरोना वैक्सीन देश के हर कोने पर तक पहुंचाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण इलाके और शहरी स्लम्स इलाकों में जाएंगी और लोगों को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करेंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, ऑक्सीजन की कमी से मौत पर अब नहीं मिलेगा मुआवजा, केंद्र सरकार ने खारिज की दिल्ली सरकार की प्रस्तावित कमेटी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी खारिज कर दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी। इस कमेटी का काम था कि जिन लोगों ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाई है, उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाए। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने समिति बनाई थी जिसमें एक्सपर्ट्स डॉक्टर शामिल थे। समिति को इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया था, जिसके आधार पर किसी पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने तय किया था कि अगर किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई है तो दिल्ली सरकार उसे मुआवजा देगी। इस बात के लिए कोर्ट के आदेश पर हमने एक कमेटी बनाई थी जो ये जांच करेगी कि किसकी डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस कमेटी को खारिज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, भारत में खाद्य तेल की कीमतों में आएगी गिरावट, करीब 20% तक कम होंगे दाम। जी हां दोस्तों, भारत में पिछले कुछ समय से खाद्य तेलों की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन अब इससे राहत मिल सकती है। सरकार ने खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना। भारत में खाद्य तेल की कीमतों पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ इंटरनेशनल मार्केट का भी असर पड़ता है। भारत में खाद्य तेल का उत्पादन कम है, खपत ज्यादा। ऐसे में भारत विदेश से बड़ी मात्रा में खाद्य तेल इंपोर्ट करता है। हालांकि अब खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक खाद्य तेलों की कीमतों में 20% तक की कमी आई है। पाम ऑयल के दाम 142 रुपये प्रति किलो से घटकर 115 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। इस तरह से इसकी कीमतों में करीब 19% की कमी आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, कोविड-19 महामारी के बीच कोरोना सोमनिया का खतरा बढ़ा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चिंता और डर के बीच अब इस महामारी ने आपकी नींद पर डाका डालना शुरू कर दिया है। कोविड महामारी के बाद अब लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। वायरस लोगों के शरीर ही नहीं बल्कि स्लीप पैटर्न को भी खतरे में डाल रहा है। कोरोना की वजह से होने वाली अनिद्रा को कोरोना सोमनिया कहा जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना सोमनिया आपके दिल, दिमाग, उम्र, इम्यूनिटी और एंटीबॉडी के लिए बड़ा खतरा है। नींद नहीं आने का सीधा संबंध आपके दिल, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक से जुड़ा है। नींद न आना आपके अंदर एंजाइटी बढ़ा देता है। यहाँ तक कि 1 घंटे की कम नींद भी आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। नींद पूरी न होने से मन में आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, दिल्ली गवर्नमेंट तैयार करेगी 5000 हेल्थ असिस्टेंट, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन। जी हां दोस्तों, देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है और इसी बीच तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार तैयारी में जुट गई है और 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 जून से शुरू होगी और चयनित युवाओं को 27 जून से ट्रेनिंग दी जाएगी। आवेदन करने वाले कम से कम 12वीं पास होने चाहिए और उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हेल्थ असिस्टेंट की ट्रेनिंग 500 के बैच में होगी, जिसकी शुरुआत 27 जून से होगी। 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद फिर दूसरे बैच में 500 लोगों को शामिल किया जाएगा। इस तरह हम कुल 5000 हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेनिंग देंगे।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को पीएम नरेंद्र मोदी की सौगात, लॉन्च करेंगे कस्टमाइज क्रैश कोर्स। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 26 राज्यों में फैले 111 ट्रेनिंग सेंटर्स में होगी। कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इस अवसर पर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांड्या भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को स्किल प्रदान करना है। होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसी 6 कस्टमाइज जॉब के लिए कोविड योद्धाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में पुरानी गाड़ी लेकर निकले तो खैर नहीं, देना पड़ सकता है 10,000 रुपये जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो अपनी पहली यानी पुरानी गाड़ी का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह खबर सिर्फ आपके लिए ही है। यहाँ पुरानी होने का मतलब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कार का होना है, क्योंकि अब उसे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ना महंगा पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने इन कार मालिकों पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। सरकार ने जिस मिशन को पूरा करने के लिए कमर कस ली है, इसके लिए परिवहन विभाग भी पूरी तरह मुस्तैद है। एबीपी में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के रोड ट्रैफिक अलर्ट की बात करें तो परिवहन विभाग ने ऐलान किया है कि 10 साल ओल्ड डीजल और 15 साल ओल्ड पेट्रोल वेरिएंट को जल्दी स्क्रैप करवा लें, नहीं तो ऐसे कार के मालिकों पर कार्यवाही होगी। विभागीय आदेश के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसी कार सड़क पर चलती दिखाई पड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ वो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। वाहन मालिकों को कार तभी वापस मिलेगी जब उसके द्वारा यह शपथ पत्र दिया जाएगा कि भविष्य में वो गाड़ी नहीं चलेगी और स्क्रैप करवा दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से बच्चों के लिए सुरक्षा कवच तैयार, बंदरों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन रही कारगर। जी हां दोस्तों, बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है मॉडर्ना कोविड-19 टीका और प्रोटीन आधारित एक अन्य वैक्सीन शुरुआती टेस्टिंग ट्रायल में कारगर साबित हुई है। इन दोनों वैक्सीन का बंदर की एक प्रजाति रिसस मैकाक के बच्चों पर शुरुआती परीक्षण किया गया। ये टीके शुरुआती टेस्टिंग में सुरक्षित और सार्स-कोवी-2 वायरस से लड़ने में कारगर एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाले साबित हुए हैं। जर्नल साइंस इम्यूनोलॉजी में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक बच्चों के लिए टीका महामारी की विभीषिका को कम करने में कारगर हथियार साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया की टेंशन बढ़ना तय, इजराइल ने तोड़ा संघर्ष विराम, हमास पर रॉकेट दागकर बोला यह जवाबी है कार्यवाही। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुआ संघर्ष विराम चंद दिनों में ही समाप्त हो गया है। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर जोरदार हमला किया गया है, हालांकि उसने इसे जवाबी कार्यवाही करार दिया है। इजराइल का कहना है कि पहले हमास ने हमला बोला था, जिसके जवाब में उसने रॉकेट दागे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 11 दिन तक भीषण युद्ध चला था, जिसमें 200 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका आदि देशों के प्रयासों के बाद इजराइल और फिलिस्तीन ने युद्ध खत्म करने पर सहमति जताई थी, लेकिन यह सहमति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर गाजा की तरफ रॉकेट दाग दिए हैं। मंगलवार की रात अचानक इजराइल की तरफ से गाजा पर रॉकेट दागे गए। यह 21 मई को हुई सीज फायर का उल्लेख है। इजराइल द्वारा किया गया यह हमला संघर्ष विराम समझौते के बाद पहली सबसे बड़ी घटना है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो सका है कि रॉकेट हमले में जान माल का कितना नुकसान हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की तेजी में कमी आई है और उसे दिल्ली पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। बिहार में मानसून अपने चरम पर है और रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। यूपी में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है और यहाँ भी बारिश देखने को मिली है। बिहार में बारिश की वजह से नदियाँ उफान रही है और एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल बिहार को
बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने मानसून बुलेटिन में जानकारी दी है कि राजस्थान, गुजरात के बाकी हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां अभी नहीं है। अगले 5 दिन में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, विदर्भ के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के गोल्ड सिल्वर के प्राइस। जी हां दोस्तों, सोने के दाम में गिरावट हुई है जबकि चांदी में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48 रुपये गिरकर 47,814 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गया। पिछले कारोबारी सत्र में जो कि 47,862 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। उधर चांदी की कीमत 340 रुपये चढ़कर 70,589 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले दिनों यह चांदी 70,249 रुपये पर बंद हुई थी। दोनों की वायदा कीमतों में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के भाव क्रमशः $1859 प्रति औंस और $27.78 प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेल की कीमतों में लगी आग, पेट्रोल पहुंचा 108 रुपए के करीब। इस साल 13 रुपए बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। आलम यह है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम अब 108 रुपए के करीब पहुंच गए हैं और डीजल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। श्रीगंगानगर देश का पहला शहर है जहां डीजल का रेट 100 रुपए को पार कर गया था। देश के 7 राज्यों में पेट्रोल के भाव 100 रुपए के पार जा चुके हैं। आपको बता दें दोस्तों, आज पेट्रोल 22 से 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ जबकि डीजल के दामों में 12 से 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $73 प्रति बैरल के करीब ट्रेंड कर रहा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक ने की सहकारी बैंक में 512 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, ईडी ने पनवेल स्थित एक सहकारी बैंक में 512 करोड़ रुपए से अधिक की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के एक पूर्व विधायक विवेकानंद एस पाटिल को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि यहां बलाड एस्टेट स्थित ईडी कार्यालय में पाटिल से पूछताछ करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें मंगलवार रात करीब 8:15 बजे गिरफ्तार किया है। पीजेंट्स एवं वर्कर्स पार्टी के पूर्व विधायक को धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और यहां की एक अदालत में पेश भी किया गया है। अदालत ने उन्हें 25 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी का यह धन शोधन मामला नवी मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा पिछले साल फरवरी में उनके और लगभग 75 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकता पर आधारित है, जिसमें कर्नाला नागरिक सहकारी बैंक में 512.54 करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया गया था, जिसका मुख्यालय पड़ोसी रायगढ़ जिले के पनवेल में स्थित है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों, भारत में गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।